আমাদের সবাই বাংলা ভাষী বিপ্লবী অভিनंदन। আমি बांग्ला বুঝতে পারি কিন্তু বলতে পারি না। हिंदी में हम आपसे बात करेंगे। हम आपसे हिंदी में बात करने की इजाजत चाहते हैं। सबसे पहले तो मीडिया के सभी साथियों का, रिपोर्टर्स का, कैमरा पर्सन का, सोशल मीडिया पर जो डिजिटल जर्नलिज्म करते हैं, आप सभी पत्रकार साथियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। जैसा कि हमारी मीडिया प्रभारी ने बताया, आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है और हम प्रदेश की राजधानी कैपिटल सिटी में प्रेस क्लब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बंगाल के लिए हमारे पास क्या विकल्प है, इस विषय पर यह महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता कर रहे हैं। हमारे बीच कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर लीडर मौजूद हैं। मैं तारुफ में जो है वक्त जाया किए बिना सीधे आपसे कुछ विषय वस्तु यहाँ रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये, बहुत सारे मीडिया बंधु लोग, मीडिया के साथी लोग ये सवाल पूछते हैं कि देश में इंडिया ब्लॉक बना है, प्रदेश में किसी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी का अलायंस क्यों नहीं है। अव्वल तो इन प्रिंसिपल, इन प्रैक्टिस, इस देश की राजनीतिक सच्चाई ये है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है और पूरी जिम्मेदारी के साथ इस देश में जो बांटने वाली राजनीति है, जो झूठ बोलने वाली, सरेंडर करने वाली और जो लूटने वाली राजनीति है, उसके खिलाफ खड़गे जी के नेतृत्व में, देश के चुने हुए नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी सबसे मुखर विपक्ष की आवाज है। सवाल प्रदेश का है। इन प्रिंसिपल हमारी कोशिश रहती है कि एक साझा संघर्ष का मंच तैयार किया जाए और यह बात हम उदाहरण के साथ आपको बोल रहे हैं कि बार बार हमारे प्रदेशाध्यक्ष ने प्रदेश के मुख्यमंत्री को एसआईआर के सवाल पे ऑल पार्टी मीटिंग बुलाने के लिए कहा। जैसे दूसरे प्रदेशों में एसआईआर के सवाल पे एक यूनाइटेड संघर्ष हुआ, यहाँ पर लोगों के वोट काटे गए लेकिन यूनाइटेड संघर्ष नहीं हुआ। तो यह ओनस हमारे ऊपर नहीं है, यह ओनस बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर है। और एक बात मैं यहाँ जोड़ना चाहता हूँ कि हम एनजीओ नहीं है कि सिर्फ नो वोट टू बीजेपी कैंपेन चला करके हमारी राजनीतिक जिम्मेदारी पूरी हो जाए। लोग हमसे ये सवाल पूछेंगे कि भाजपा को वोट नहीं देंगे तो किसको वोट देंगे। तो हम बंगाल में एक स्वस्थ, स्वच्छ और विकास परक राजनीति का विकल्प लेकर के आए हैं और हमारी कोशिश है 20 साल के बाद कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ रही है, इस उम्मीद के साथ कि बंगाली आवाम का अगर हमको आशीर्वाद, दुआ और समर्थन मिलता है तो आने वाले दिनों में एक स्वच्छ, स्वस्थ, विकास परक जिसमें सबकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए और यह जो नफरत वाली, बांटने वाली और लूटने वाली राजनीति है उसको रोका जाए। अक्सर हर विपक्षी पार्टी यह दावा करती है और दावे करने का क्या है, बोलने में अभी तक जीएसटी लगाया नहीं है मोदी जी ने और जुबान है कुछ भी बोलिए। कह रहे हैं कि दिल्ली रोकेंगे। कैसे रोकेंगे दिल्ली? क्या बिना कांग्रेस पार्टी के इस देश में बीजेपी से लड़ना संभव है? इस देश में बीजेपी से लड़ना संभव नहीं है। इसीलिए हम कौन कोना खेलने के लिए बिहार में नहीं आए हैं। बंगाल की जो परिस्थिति है वो भयावह है। भयावह इस रूप में है कि इतने नाम पूरे देश में कहीं भी नहीं कटे। यही कलकत्ता शहर में जो चौरंगी विधानसभा है वहां 80,000 से ज्यादा लोगों के वोट काट दिए गए और हिंदी फिल्म में गाना बजता था, मेरे पिया गए रंगून मुंह से किया है टेलीफोन, सैया गए कलकत्ता। अब कोई कलकत्ता काम करने के लिए नहीं आ रहा है। बनिस्पत कलकत्ते के लोग अलग अलग प्रदेशों में जा करके काम करने के लिए मजबूर हैं और यही बीजेपी की सरकार अगर वहां पर है तो बंगाली बोलने वाले लोगों को
बांग्ला बोलने वाले लोगों को घुसपैठिया बोल करके उनके साथ बदतमीजी की जाती है, उनका लिंचिंग किया जाता है, फर्जी मुकदमे किए जाते हैं, उनको जेलों में डाला जाता है। और वही लोग जो चुनाव से पहले कागज मांग रहे थे, आज बंगाल की गलियों में घूम घूम करके प्रधानमंत्री वोट मांग रहे हैं। मैं कहता हूं कि वो यहाँ पर कैमरा लेकर के जो नदी में नौका विहार कर रहे थे, वो कैमरा नहीं है, दूरबीन है। वो बंगाल की संपदा को देख रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो बंगाल की संपत्ति को लूट करके अपने दोस्त के तिजोरी में पहुंचा देंगे। सवाल यह है कि इसको रोकने के लिए जो प्रदेश की सरकार को किया जाना चाहिए, उसकी स्थिति तो मुझे यही लगती है कि एक तरीके का सूडो फाइटिंग चल रहा है। सूडो फाइटिंग चल रहा है। बंगाल के लोगों के वोट काट दिए गए, बंगाल में कोई नई जो है यूनिवर्सिटी नहीं खुली, नया अस्पताल नहीं खुला। बंगाल में बिहार की तरह माइग्रेशन एक बहुत बड़ा इशू बन चुका है और इन सब के बीच दोनों तरफ नफरत की राजनीति हो रही है, ध्रुवीकरण की राजनीति हो रही है। और मैं यह बात आपके सामने पूरी जिम्मेवारी से कह रहा हूं, बीजेपी अगर जीतेगी तो बंगाल का फिर से वैसे ही विभाजन करेगी जैसे बंगाल का विभाजन किसी जमाने में अंग्रेजों ने किया था। और यही बात जो बार बार जो प्रदेश के जो मुद्दे हैं, ना बेरोजगारी की बात को एड्रेस किया जा रहा है, ना किसानों के सवाल को एड्रेस किया जा रहा है। यही नदी के उस तरफ जो है हावड़ा है, हावड़ा की जितनी फैक्ट्रियां थी, आज मैक्सिमम फैक्ट्रियों के ऊपर ताले लगे हुए हैं। आप बाकी शहरों को देख लीजिए, पिछले 30-35 साल में देश में कई नए शहर जो है वो डेवलप हो गए। दिल्ली के आसपास नोएडा बन गया, गुड़गांव बन गया, बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, अलग अलग तरह के शहर विकसित हो गए। और ये फोर्ट विलियम, जहां अंग्रेज आकर के अपनी राजधानी बनाए थे, सबसे पहला शहर बना आधुनिक युग का, आजादी का आंदोलन का सेंटर रहा, सांस्कृतिक आंदोलन का सेंटर रहा। तमाम चीजें यहां पर, तमाम संभावनाओं के बावजूद लोग कांग्रेस पार्टी से पूछते हैं। कांग्रेस पार्टी 20 साल के बाद पहली बार चुनाव लड़ रही है। हम पूछते हैं कि कांग्रेस पार्टी जो करके चली गई, उसके बाद से इस प्रदेश में क्या हुआ है। नॉस्टैल्जिया बहुत अच्छी चीज होती है, लेकिन नॉस्टैल्जिया में अटक जाना अच्छा नहीं होता है। बंगाल के लिए यह फ्रेज कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक टुमारो। आज रियलिटी क्या है? पास्ट में वो अटक जाते हैं जिनका कोई फ्यूचर नहीं होता है। कांग्रेस पार्टी बंगाल के लिए एक फ्यूचर लेकर के आई है और इसमें कोई हमारे लिए हतोत्साहित होने की, निराश होने की कोई बात नहीं है। अभी कई सारे जो है, हम जो लोग सरकार चला रहे हैं, वैसे तो हमारे सहयोगी हैं, इंडिया ब्लॉक के सदस्य हैं, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटास है। अरे कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन नोटास नहीं है। कांग्रेस पार्टी का कंपटीशन वो जो ध्रुवीकरण की राजनीति है, जो बंटवारे की राजनीति है, इस मोहल्ले का वोट तुम ले लो और उस मोहल्ले का वोट हम ले लेते हैं, उस ध्रुवीकरण के खिलाफ बंगाल में रहने वाला, बंगाली बोलने वाला, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, वो सब बंगाली है। जिस तरीके से घुसपैठिया बोल करके उनका नाम काटा जा रहा है, उनकी नागरिकता छीनी जा रही है। और मैं आपको कहता हूं कि यह लड़ाई की शुरुआत नहीं है, यह लड़ाई ऑलरेडी चल रही है। और उसका अगला पड़ाव ये होगा कि जब यहां पर सेंसस होगा, डिलिमिटेशन होंगे, फिर से एनआरसी और एनपीआर का सगुफा जो है गृह मंत्री के द्वारा छोड़ा जाएगा। गृह मंत्री ये जानते हुए कि बंगाल जीतना मुश्किल है, वो इतना समय यहां क्यों दे रहे हैं? वो इतना समय यहां इसलिए दे रहे हैं कि बीजेपी की एक फैंटेसी है। बीजेपी की फैंटेसी है कि बाय हुक एंड क्रुक बंगाल, पंजाब और तमिलनाडु जीतना है। ऐसी कोशिशें जो है हर जमाने में राजा को, सम्राट को जब सत्ता का अहंकार होता है, वो ऐसी कोशिशें करते हैं। लेकिन हमको बंगाली आवाम के राजनीतिक विवेक पे पूरा भरोसा है। वो न सिर्फ भाजपा को रोकेंगे यहाँ पर, वो अपनी राजनीतिक विकल्प के तौर पर कांग्रेस को भी अपना सहयोग देंगे, अपना समर्थन देंगे। ऐसा उम्मीद, ऐसी आशा हम करते हैं। आप सब पत्रकार साथियों का और हमारे मौजूद सभी कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं का बहुत बहुत शुक्रिया कहते हुए अपनी बात को खत्म करूंगा। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
I will request the Ahmed to put his words in front of you. मीता जी, थैंक यू कन्हैया जी, बहुत डिटेल से उन्होंने अपनी बात रखी, यहाँ पर कांग्रेस की बात रखी। आप सब लोगों का शुक्रिया, मंच पर बैठे हुए मेरे पार्टी के कुलीग्स का शुक्रिया। जैसे आप सब जानते हैं कि आज लास्ट डे कंपेनिंग का है इस 2026 इलेक्शन, असेंबली इलेक्शन का, और हमने लगातार कहा कि ये 2026 का चुनाव 2021 जैसा नहीं है। ये 2026 का चुनाव 2016 की तरह भी नहीं। ये 2026 इलेक्शन एक नई सोच, एक नया प्रोग्राम, एक नया फिजा लेकर के इस वक्त जनता उस पर सोच रही है। मैंने इसलिए कहा कि 2021 जैसा नहीं है, 16 जैसा नहीं है, क्योंकि टोटली टू पार्टी सिस्टम, पोलराइजेशन, जो एक्यूट पोलराइज वोटर हुआ था, आइदर टीएमसी और बीजेपी। आज के इस चुनाव में वोटर भी कॉन्शियस हुआ, वोटर ने भी चाहा कि हम दाल और मुर्गे को लेकर चुनाव पर वोट ना करें। कौन दाल खाता है, कौन मुर्गा खाता है, ये विषय चुनाव में नहीं होने चाहिए। और उसको लोगों ने बनाने की कोशिश की थी, दोनों पार्टीज ने, एक मुर्गा खा रही थी, एक दाल खा रही थी, मगर बंगाल में आकर सबको मछली और मीट खाना पड़ा, जो पूरे देश में नहीं खाते थे। बड़े बड़े फोटो अपलोड हुए। ये बंगाल की विरासत है, ये बंगाल का कल्चर है, ये बंगाल का सेक्युलरिज्म है कि बड़े बड़े लोगों को आकर यहाँ बड़े बड़े ढाबे ढूंढने पड़े और वो सब कुछ खाना पड़ा जो शायद यहां से बाहर नहीं खाते थे। ये वोटर का प्रेशर है, ये मेरा प्रेशर नहीं है, ये बंगाल के कल्चर का प्रेशर है। इस कल्चर को, इस हेरिटेज को बचाए रखने के लिए कांग्रेस ने पहले भी कोशिशें की, कांग्रेस ने बचाने की कोशिश की। आज भी वही एटमॉस्फेयर लेकर कांग्रेस अपने बलबूते पर 294 सीटों पर इस वक्त मैदान में है। एक ऑप्शन, एक विकल्प, दाल और मुर्गी के निकल करके एक डेवलपमेंट का रास्ता, एक फ्यूचर जनरेशन, नई जनरेशन का एक नया सुबह दिखाने के लिए एक रास्ता जो कांग्रेस ने दिया। हमने प्योर अपने 5 गारंटीज, अपना रोड मैप हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने जो यहां बंगाल के अवाम के सामने रखा, और उसके चर्चे जगह जगह हुए। बाकी लोग तो समंदर घूमते रहे, कश्तियों पर घूमते रहे, वोट मांगने के लिए गलियों में घूमते रहे, पर हमने प्योरली एक रोड मैप पर अपनी बात रखी। हमने युवाओं के लिए उसमें गारंटी दी, हमने महिलाओं की सुरक्षा और उनकी एम्पावरमेंट के लिए उसमें सॉलिड प्रोग्राम दिया, हमने फार्मर्स के लिए दिया, हमने बिजनेसमैन के लिए दिया। आप सब जानते हो कि जितने कारखाने, जितने फैक्ट्रीज, जितने इंस्टीट्यूशंस बंगाल में आज भी एग्जिस्ट करती हैं, ये सारा कांग्रेस का देन है। बल्कि लेफ्ट से लेकर टीएमसी तक बहुत सारे फैक्ट्रीज, बहुत सारे कारखाने बंद पड़े, उनके अंदर चूहे बैठे, और नरेंद्र मोदी भाजपा सरकार 12 साल से यहां की जनता ने उनको समर्थन दिया, एमएलए दिए, एमपी दिए, और 12 साल के 12 बजट में एक भी कोई नया काम उनने बंगाल के लिए नहीं दिया। ना ही जो बंद पड़े कारखाने हैं, जो स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के समय पर यहां इंडस्ट्रियल हब बनाए गए थे, इंडस्ट्रियल यूनिट्स बनाए गए थे, जूट के कारखाने बनाए गए थे, वो सब 12 साल से एक भी नहीं खोल पाए। ना ही ममता दीदी ने कोई कोशिश की
कि मैं उन कारखानों को खुलवा दूं और यहाँ के नौजवान को यहाँ रोजगार मिले। जो कन्हैया जी ने आपको बताया कि एक टाइम होता था कि पूरे देश से कमाई करने के लिए, मजदूरी करने के लिए कलकत्ता, वेस्ट बंगाल लोग आया करते। अभी 20-30 साल से ये आंकड़े हैं कि यहां आने के बजाय वेस्ट बंगाल के लोग, कलकत्ता के पढ़े लिखे लोग, हाईटेक लोग यहां से बाहर जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, हैदराबाद जाते हैं, चेन्नई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं। ये इन 30 सालों का, 35 सालों का बंगाल का हाल किया। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी एक प्रोग्राम लेकर, एक लीडरशिप लेकर, एक नई फिजा लेकर वेस्ट बंगाल के लोगों के सामने उठ खड़ी है। और अगर आप इन, जो कन्हैया जी ने कहा कि कुछ नेताओं ने, कुछ पार्टीज के लोगों ने चुनाव से पहले कहा था कि कांग्रेस पार्टी यूनिलेटरली ऐलान करे कि हमें समर्थन करे, मतलब अपना दुकान बंद करे, वो उस तरह का बयान देने वाले आज महसूस कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में कांग्रेस की हीट। वो हीट ऐसे महसूस हो रही है कि मेरे नेता राहुल गांधी जी ने पहला विजिट किया, पहली बार जब मालदा, मुर्शिदाबाद, दिनाजपुर में बात रखी दोनों सरकारों की, उसके बाद में बीजेपी और टीएमसी एक हो गए, पहले भी एक थे, और मजीद मजबूत होकर के कांग्रेस के प्रोग्रामों को सबटाज करने की कोशिश की। हमारे नेता राहुल गांधी जी का 23 तारीख का प्रोग्राम जो लगा था, कंप्लीट सबटाज किया गया। 25 तारीख को जो प्रोग्राम दिया है उसमें हर्डल्स लाए गए, मगर वो मर्द आदमी, उन्होंने कहा लीव इट, चापर नहीं दे रहे, नो इश्यू, ग्राउंड नहीं दे रहे, नो इश्यू। खुल के टीएमसी के लोगों ने, जहां पर इलेक्शन कमीशन ने डिफाइन किए थे सुपार्स, जो इलेक्शन कमीशन डिफाइन करता है हॉस्पिटल कौन सा नियर बाय होगा, ये फ्लाइंग प्लॉट कौन सा होगा, लैंडिंग प्लॉट कौन सा होगा, पब्लिक मीटिंग्स के प्लॉट्स कौन से होंगे, वो गैजेटेड है। और गैजेटेड स्पॉट्स पर इलेक्शन कमीशन, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन नहीं अलाउ की किसी के दबाव में। तो उसके बावजूद राहुल गांधी जी ने, जो उनकी मैसेजिंग थी, जो उनका कलकत्ता आकर 2 दिन 3 दिन का प्रोग्राम था, उन्होंने वो कर दिया और जनता ने उनकी बहादुरी को तारीफ किया। और इसी तरह से ये दोनों को जो हीट महसूस हुई, उसका परिणाम हम जरूर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 4 मई के उसमें आएगा कि हम नोटा से मुकाबला कर रहे हैं। हमारी वजह से किसको क्या तकलीफ पहुंच रही है वो 4 तारीख को पता चलेगा, मगर हम ये उम्मीद रखें कि हमारा बेहतर प्रदर्शन होगा, क्योंकि बंगाल में कांग्रेस को लव करने वाले, कांग्रेस की आइडियोलॉजी को पसंद करने वाले लोग मौजूद हैं। पुरानी जनरेशन के हैं, मिडिल जनरेशन के हैं, और नई जनरेशन जितनी यहां राहुल गांधी जी की क़यादत को चाहते हैं वो मैं जानता हूं। मैं 3 साल से बंगाल के कोने कोने गया और मेरे सामने एक ही सवाल आता था, क्या राहुल गांधी जी बंगाल कैंपेन में आएंगे? क्या राहुल गांधी जी यहाँ के नौजवानों की भी बात उठाएंगे? क्या राहुल गांधी जी यहाँ के महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है उसकी बात उठाएंगे? और वो राहुल गांधी जी के आने के बाद उन्होंने उन सब विषय पर बात रखी। और यहाँ पर जो बड़ा सेक्युलरिज्म का बड़ा मतलब डंडूरा पीट रहे हैं, टीएमसी की लीडर जो उनकी है वो अनरिकॉल है। 2011 चुनाव जीतने के बाद जब आप जैसे लोगों ने उनको पूछा कि ममता दीदी ये करिश्मा कैसे हुआ, परसों आप पैदा हुई और आज चुनाव जीता, तो उन्हें ये अनरिकॉल कहा कि मैं थैंक यू आरएसएस को देती हूं, भारतीय जनता पार्टी को देती हूं, ये चुनाव मैंने आरएसएस के सपोर्ट से, आरएसएस के मदद से लेफ्ट को भगा पाई और मैं जीत पाई। तो जिसकी सोच ये है, जिसका रिलेशन ये है, तो उसके बारे में फिर हम दिल्ली में एक बात कहें और कलकत्ता में आकर दूसरी बात कहें, ये लोग अब समझ रहे हैं। कन्हैया जी ने कवर किया वो बात कि अगर देश से हमें इस डिवाइसिव पॉलिसी को, डिवाइसिव सोच को खत्म करना है, तो उसके लिए वाइड और मजबूत पार्टी क़यादत के साथ वो इंडियन नेशनल कांग्रेस है। उसमें कोई भी यहाँ एक
इलाके से उठ करके कोई इतने बड़े विशाल भारत को लीडरशिप नहीं दे सकता है। और न भाजपा के साथ, जिनका भाजपा के साथ आधा रिश्ता बना हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में कौन थे, सरकार में कौन उस वक्त मौज उठाए हैं। ये जितने भी पार्टियां कभी एनडीए के साथ गई हैं किसी नाम से, उनके आधे रिश्ते आज भी उस जमात के साथ और उनके संगियों के साथ बने हुए हैं। और यहां स्टेट में आकर एक मकोड़ा दिखाएंगे और दिल्ली जाते जाते दूसरा मकोड़ा दिखाएंगे। मेरे नेता राहुल गांधी जी ने आपको साफ शब्दों में समझा दिया। 36 केस उनके ऊपर है, पूरे देश भर में वो तारीखें दे रहा है। उनकी मेंबरशिप छीनी गई, उनका बंगलो छीना गया, ईडी का 55 घंटे का ग्रिलिंग हुआ। तो ये अगर राहुल गांधी के साथ भाजपा कर सकती है, मोदी कर सकता है, ऐसा कोई एक उदाहरण क्यों नहीं है टीएमसी के साथ। मामले तो बड़े उनके भी आए, बड़े बड़े कमरों में उनका जो कैश पकड़ा गया, और बहुत सारे उनके जो फ्रंट रनर्स है उनके ऊपर केसेस है, मगर आज तक एक भी ईडी की ग्रिलिंग नहीं हुई, आज तक एक भी एफआईआर नहीं हुआ, आज तक कहीं पर भी उनको किसी कोर्ट कचहरी का चक्कर नहीं मारना पड़ा। वो साफ जाहिर है, अगर आप इसको कंपेयर करेंगे आपको साफ पता चलेगा देश को सही रास्ता कौन दे सकता है, सबको साथ लेकर कौन चल सकता है। वो हमारे हिसाब से इंडियन नेशनल कांग्रेस है, खड़गे जी, राहुल जी के क़यादत में। और हम अपील करेंगे इस लास्ट फेज के, इस लास्ट चुनाव में जो हमारी 142 सीटें हैं, जो हमारे पोटेंशियल उम्मीदवार हैं, नौजवान उम्मीदवार हैं, हमने युवाओं को ज्यादा मौका दिया, जो लंबी टाइम तक बंगाल को राजनीति दे सकते हो, साफ सुथरे लोगों को। वो दलबदल नहीं है, कोई हमारा कैंडिडेट ऐसा नहीं है कि जो 5 पार्टी बदल बदल के आया हो कांग्रेस की टिकट पाया हो। हमने ऐसे कार्यकर्ताओं को मैदान में दिया जिन्होंने लाठियां खाई, लेफ्ट की भी लाठियां खा रहे हैं, टीएमसी की भी, भाजपा की भी, जिन्होंने लाठियां खाई। ऐसे लोगों को, भले वो फाइनेंशियली कमजोर हो, भले वो इतने ताकतवर नहीं हो, खाए पिए नहीं हो, मगर डेडिकेटेड और वफादार लोगों को हमने वफादारी के साथ मैदान में रखा है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। कोई बात हो आपकी तरफ से आप पूछ सकते हैं। पीएम और एक्सएम का कहना है कि उनका लक्ष्य पूर्वोदय, पूरी राज्य अंग बंग करेंगे, इसमें अंग करेंगे और दखल कर चुके हैं, बंग का लक्ष्य। और पीएम का कहना है कि वोट टेकिंग का जश्न मनाने के लिए हमको मुझे आना पड़ेगा, और बंगाल का कहना है 200 पार कर देंगे। आप कितना परसेंटेज वोट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? ये तो मुझे जाने उत्तर नहीं बताया मिनिस्टर। और आप तो चाय पीने के लिए गए होंगे, बता दिए होंगे मिनिस्टर को परसेंटेज, हमको नहीं बताया। हमारा कोई सेटिंग नहीं है चुनाव आयोग से, तो हम प्रेडिक्शन नहीं कर सकते और ज्योतिष भी नहीं। लेकिन आपने जो एक्शन और पीएम का बात किया, तो दो चीज बहुत इंटरेस्टिंग है। एक तो पूर्वोदय नहीं है, सरेंडरोदय करना है, वो बस सरेंडर का उदय होता है, उनको कुछ नहीं करना है। पूर्वोदय करने से उनको कौन रोकता है? अभी मणिपुर बगल में जल रहा है ना, वो है ना पूरब में, वो तो बंगाल से भी ज्यादा पूरब में है। वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ वायलेंस हो रहा है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, गर्भवती महिलाओं को मारा जा रहा है, और मणिपुर की आवाज नहीं सुन रहे हैं। कोई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट का नेता वहाँ जाकर के विजिट नहीं कर रहा है। और गृह मंत्री कहते हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर है बंगाल पुलिस, हम हटो, हम लॉ एंड ऑर्डर ठीक कर देंगे। तो लॉ एंड ऑर्डर ठीक करने से आपको कौन रोका है? आपको क्या करना लेने के लिए होम मिनिस्टर बनाया है डीसीसी ने, कि अपने बेटा को डीसीसीआई का सेक्रेटरी बनाने के लिए आपको होम मिनिस्टर बनाया है डीसीसी ने? लॉ एंड ऑर्डर देखने का काम गृह मंत्री का है, रक्षा मंत्री का काम है कि देश की सीमाओं की सुरक्षा करें। तो सारे मंत्री तो आते हैं, फिर जो है सब जो जुमले आकर के वो बोल रहे हैं, इन जुमलों का क्या मतलब है? और ममता दीदी कह रहे हैं 200 पार करेंगे, 200 पार करेंगे, 400 पार करेंगे। लेकिन आपसे सिर्फ एक सवाल है कि आपके रहते हुए ये जो लाखों लाख लोगों का वोट काट दिया गया, इसके लिए आपके पास क्या ढूंढना है? और दूसरा, जो बीजेपी आकर के सपना दिखा रही है कि हम हाईटेक कलकत्ता बना देंगे, तो आप कितने सालों से सरकार में आपको यहाँ के लोगों ने मौका दिया है। आप ये बताइए, कौन क्या खाता है वो अलग मसला है,
सवाल ये है कि यहाँ जो जनता है उसके रोजी रोटी के लिए सरकार की तरफ से क्या व्यवस्था की है, कितना नया अस्पताल खुला है, कितना नया फैक्ट्री खुला है, कितनी नए हाईवे बने हैं, कौन सा जो है नई योजना की शुरुआत की गई है, जो पुराने बंद पड़े हुए फैक्ट्री वो जो है बंद पड़े हुए हैं। माइग्रेशन इतना बड़ा इशू हो गया है हमारा। आप बताइए कि देश भर के लोग कलकत्ता काम करने के लिए आते हैं, अभी कलकत्ता के लोग दुनिया भर में जाकर के काम करते हैं। तो इसका जिम्मेवारी जो है प्रदेश सरकार को लेना है। और हमारा साफ साफ इसमें मानना है कि ये जो तुतु महीने की राजनीति होती है, इस तुतु महीने की राजनीति से कभी भी देश का, समाज का और राज्य का भला नहीं होता है। उसका राजनीति जो है वो पूरी तरीके से फियर साइकोसिस पे चल रहा है। और फियर साइकोसिस की जो पॉलिटिक्स होती है उससे कभी भी लोगों के रिप्रेजेंटेशन को इंश्योर नहीं किया जा सकता है, डेवलपमेंट का डिस्कोर्स नहीं हो सकता है। गारंटी की भाषा बंगाल के चुनाव में क्यों नहीं? आप मजेदार बात देखिए कि बाकी प्रदेशों के चुनाव में दोनों सरकार की तरफ से गारंटियां दी जाती हैं। बहुत सारे लोग हमारी आलोचना करते हैं, लेकिन जो गारंटी का लैंग्वेज, जो वेलफेयर का लैंग्वेज, वो जो टोन कांग्रेस पार्टी ने सेट किया है राजस्थान में, कर्नाटक में, हिमाचल में, अब प्रधानमंत्री भी जाकर के गारंटी दे रहे हैं। आपने देखा कि बिहार में गारंटी की भाषा बोलनी पड़ेगी। अगर आप डेवलपमेंट को डिस्कोर्स में नहीं लाएंगे तो डिविसिव पॉलिटिक्स पावरफुल होगा। और डिविसिव पॉलिटिक्स अगर बंगाल में पावरफुल होगा तो क्या बोले, बंग, अरे बंग नहीं, वो भंग करेंगे। और मैं पूरी जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, वो बंग को भंग करने के लिए आएंगे। उनका प्लान ये है कि अगर बंगाल की जनता डर करके हमको ले आई यहाँ पे तब तो ठीक है, अगर नहीं जीतेंगे तो बंगाल को डिवाइड करके यूनियन टेरिटरी बनाएंगे। और मैं जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, चुनाव को भी ये बात बोल रहा हूँ। इसीलिए बंगाल के लोगों को समझना पड़ेगा कि ना एनआरसी का मामला गया है, ना एनपीआर का मामला गया है, सेंसस होना है, डिलिमिटेशन होना है। बंगाल के लोगों के लिए दिस इज द राइट टाइम, ये सही समय है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में विचार करें, वो अपने भविष्य के बारे में सोचें, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, रोजगार के बारे में सोचें, अपनी इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल पार्टिसिपेशन के बारे में सोचें। जो बीजेपी वाली सरकारें हैं वहाँ बंगालियों के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसका जिक्र अभी आपने किया, ये इलेक्शन का टाइम है। सवाल ये है कि इससे पहले कांग्रेस ने इस एतराज किया कि यार क्यों नहीं किया? एसआईआर पहले की बात नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि जो बीजेपी वाली सरकार है, जहाँ जहाँ बीजेपी वहाँ बंगालियों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, ये कहा आपने? तो सवाल मेरा ये है, कहा नहीं, ये सच्चाई है। सच्चाई है। सवाल ये है कि इससे पहले कांग्रेस ने इस पर एतराज नहीं किया, इलेक्शन में आए हैं, आज आपके साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हो रही है तो यह बात आपके सामने जाहिर कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी डिविसिव पॉलिटिक्स के खिलाफ लड़ रही है। राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक मोहब्बत की यात्रा किए, भारत जोड़ो यात्रा किए। हम लोग तो लगातार सांप्रदायिकता के खिलाफ एक कमिटमेंट से संघर्ष कर रहे हैं, और सांप्रदायिकता के खिलाफ हमारा कमिटमेंट नहीं होता तो आज हमारे ऊपर इतना ऑनस्लॉट नहीं होता। आप ये देखो ना, सिंपल फॉर्मूला है, बीजेपी ईडी सीबीआई से लोगों को लगाती है। ये जो भाजपा का चेहरा बन करके घूम रहे हैं शुभेंदु अधिकारी, ये इनके ऊपर जो है शारदा चिट फंड का केस हुआ, उसके बाद ही तो बीजेपी में शामिल हो गए। ये तो हिमंता विश्व शर्मा है, ये कांग्रेस में थे, इनके ऊपर जब ईडी ने कार्रवाई किया तभी तो बीजेपी में शामिल हो गए। अब आम आदमी पार्टी के कई एमपी जो है उनके ऊपर कार्रवाई हो रही थी, वो बीजेपी में शामिल हो गए। हम बीजेपी के इस डराने की, बांटने की, लड़ाने की और लूटने, ये सब वो करते क्यों? ये सब वो इसलिए करते हैं कि देश की संपत्ति को लूट करके वो कैमरा लेकर जो घूम रहे हैं, वो देख रहे हैं कौन सा इलाका आदमी को बेचना है, पोर्ट बेच देना है, एयरपोर्ट बेच देना है, खान दे देना है, खदान दे देना है, इलेक्ट्रिसिटी दे देना है, रेल बेच देना है, तेल बेच देना है, गेट बेच देना है, यही तो करते हैं। और अदानी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो अमेरिका के सामने सरेंडर किए हुए। आपने भाजपा के बड़े नेता राम माधव का स्टेटमेंट सुना
कि अरे हम तो भाजपा जो है, मोदी जी जो है वो तो ट्रंप का हर बात मानने के लिए तैयार है, वो तो भेसलिन लगा करके जो है उनका तलवार काटने के लिए तैयार है, लेकिन बता दें ट्रंप मान ही नहीं रहा है। ये भाषा है, ये 140 करोड़ लोगों का देश, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, जिसने दुनिया को सभ्यता सिखाई, जीरो का ज्ञान दिया, वहां का शासक जो लोग सरकार चला रहे हैं उनकी ये भाषा है, ये सरेंडर करने की भाषा है। और इसीलिए मैं कहता हूं इनका इतिहास हमेशा से विदेशी शक्ति के सामने सरेंडर करने का इतिहास है, और बंगाली आवाम का इतिहास अपनी अस्मिता के लिए लड़ने का इतिहास है। इसीलिए ये जो लुटेरे घूम रहे हैं, ये जो डाकू घूम रहे हैं, सबसे बड़ा गुंडा है कौन, और कह रहे हैं कि गुंडागर्दी से निजात है। इनसे किसी भी तरीके के इनके झांसे में आने की जरूरत नहीं है। साफ सुथरी गारंटी वाली पॉलिटिक्स इस देश में अगर कोई दे सकती है, देश में कोई दे सकता है, वो पार्टी कांग्रेस पार्टी है। इसीलिए आपके माध्यम से हम बंगाली आवाम से अपील करते हैं कि आप हमारा हौसला अफजाई कीजिए। बीजेपी को रोकने का वाहिद रास्ता क्या है? बीजेपी को रोकने का वाहिद रास्ता यही है कि बीजेपी से पूरी ईमानदारी से लड़ा जाए, और बीजेपी के साथ जो शक्तियां खड़ी हैं उसको एक्सपोज किया जाए, और देश की आवाम जिसके दम पर जमहूरियत जिंदा रहती है, उस आवाम की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए। इसीलिए तो हम हर जगह रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं, सरकारी नौकरियों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात कर रहे हैं, महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं। आप हमारी गारंटीज को उठा कर दीजिए, किसानों के लिए गारंटी, नौजवानों के लिए गारंटी, महिलाओं के लिए गारंटी, छोटे उद्योग धंधे करने वाले कारोबारियों के लिए गारंटी, और समाज में रहने वाले हर जाति और धर्म के लोगों को सुरक्षा दी जाएगी। इसको रोकने का काम ये आप कर पाएंगे? देखिए ये बड़ा विवादित विषय है, जो इस सवाल का जवाब ऑलरेडी हमारे बीच सामने है। सवाल है कि देश के नाम में होगी नदी के दोनों नामों पर झूठ निकाल है और बहुत से झूठ हो गए। बीजेपी कहती है कि झूठ की बर्बादी की वजह टीएमसी है, और टीएमसी कहती है कि झूठ की बर्बादी की वजह जनता बर्बादी है। दोनों मजदूरों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, और जो लोग बिहार में काम करने आते नहीं आ रहा, इसका मतलब इसका धन्यवाद जो लोग है ना, वो झूठ मिल में काम करने वाले लोगों को मालूम। हम झूठ मिल में काम करने वाले लोगों से, मजदूरों से अपील करते हैं कि इस देश में किसान, मजदूर, महिला, दलित, आदिवासी, पिछड़ा, गरीब लोग, सब लोगों के लिए संघर्ष करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। आप अपनी पुरानी पार्टी जो इस देश को आजादी दिलाई, इस देश में विकास की गति को आगे बढ़ाया, आप उसके हाथ को मजबूत कीजिए, और वो जो फैक्ट्रियां बंद हैं उसकी वजह से ज्यादा जरूरी ये है उसको चालू होना चाहिए, हम उसको चालू करने का के लिए कांग्रेस बहुत सॉफ्ट है, जितना और बीजेपी को आप लोगों ने अटैक कर रहा है, लेफ्ट में थोड़ा कम अटैक हो रहा है, लेफ्ट के लिए इतना ज्यादा। देखो, चर्चे में तो वही आता है जिसके साथ आमना सामना होता है। तो अभी तो जो यहाँ सामना है वो बीजेपी और टीएमसी के ही है, जिसका इतनी देर से जिक्र कर रहे हैं, जिनने यहाँ डिवीजन पैदा कर रखा था, खौफ का माहौल पैदा कर रखा। तो इसलिए फिलहाल उन दो से निजात मिले, फिर कोई नया जब पैदा नए सिरे से होगा तब उसको देखें।